अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to solve the multiple choice questions of chapter number 3. So let's start our lecture. So encircle the correct answer from the given choices. So you have 4 options of each multiple choice question and you have to encircle the correct one. The first MCQ is Newton's first law of motion is valid only in the absence of. Options are A. Force, B. Net force, C. Friction and D. Momentum. So Newton first law of motion को हमने डिस्कस किया था. A body continues its state of rest or in motion provided no net force acts on it. कि एक बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखती है अनलेस और अनटिल अगर उस पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो. सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. एमसीक्यू नंबर 2. इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन. ऑप्शंस आर ए. फोर्स, बी. नेट फोर्स, सी. mass and D. velocity. तो इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास पर. एक ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होता है. और इनर्शिया जो है वो किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करती है कि अपनी पोजीशन में चेंज ना आए, कि उसकी स्टेट में कोई भी चेंज ना आए. जैसा कि मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर एक साइकिल है तो उसको आप इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि उसका मास बहुत कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा. इस तरह से एक ट्रक जो कि बहुत ही हैवी होता है तो उसका मास बहुत ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा होता है. सो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी. द नेक्स्ट एमसीक्यू. अ बॉय जम्प्स आउट ऑफ अ मूविंग बस. देयर इज अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल. ऑप्शंस आर ए. टुवर्ड्स द मूविंग बस. Option B, towards. Option B, away from the bus. And C, in the direction of motion. And D, opposite to the direction of motion. तो जब एक बॉय जो है वो एक बस से जंप आउट करता है तो तब उस बॉय की डायरेक्शन क्या होगी? सो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो इस ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है दैट इज टुवर्ड्स द मूविंग बस, कि बॉय जो है वो उस मूविंग बस की तरफ ही फॉल कर जाएगा. और ऑप्शन बी है अवे फ्रॉम द बस, कि वो बस से दूर जाकर गिरेगा. ऑप्शन सी इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो हमने डिस्कस किया था कि हर बॉडी का जो इनर्शिया होता है वो ये चाह रहा होता है कि उसकी स्टेट को कंटिन्यू रखे. अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहे. तो जब एक मूविंग बस से एक बॉय जंप करता है तो इनर्शिया ये चाहेगा कि उस बॉडी का जो मोशन है वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहे. दैट मींस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द नेक्स्ट एमसीक्यू. अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 equal and opposite forces 10 Newton each. The tension in the string is. Options are A 0, B 5 Newton, C 10 Newton and D 20 Newton. तो एक स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच है और दोनों साइड पर इक्वल फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं, बट दीज फोर्सेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर. अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये 10 न्यूटन की हैं. तो हमें ये बताना है कि उस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी. अब क्योंकि एक स्ट्रिंग में जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सेम एक्सिस पर लाई कर रही हैं, सेम लाइन पर हैं वो, और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो जब आप इनको सम करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे. तो इस तरह से हमारे पास जो नेट फोर्स आ जाएगी यहाँ पे, विच इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दैट इज 0. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच इज 0. Now the next MCQ, the mass of a body
ऑप्शंस आर ए decreases when accelerated, option B increases when accelerated, and option C decreases when moving with high velocity, and option D none of these. तो एक बॉडी का मास जो है वो हमसे कहा गया कि ऑप्शन में कि वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या फिर वो डिक्रीज करेगा जब एक बॉडी जो है वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रही हो, एंड डी इज नन ऑफ द अबव. तो एक बॉडी का मास वो तो सेम ही रहता है चाहे कोई भी केस क्यों ना हो, चाहे बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या बॉडी डिसेलरेट कर रही है या फिर एक बॉडी हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका मास तो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, विच इज नन ऑफ द अबव. नाउ द नेक्स्ट MCQ number 6. Two bodies of masses m1 and m2 attach to the ends of an inextensible string passes over a frictionless pulley such that both move vertically. The acceleration of the bodies is A. m1 into m2 over m1 plus m2 into g, B. m1 minus m2 over m1 plus m2 into g, C. m1 plus m2 over m1 minus m2 into g, and D. 2m1 m2 over m1 plus m2 into g. तो यहां पर हमसे कहा गया है कि दो बॉडीज हैं जिनके मैसेज m1 और m2 हैं और वो अटैच हैं इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ, और वो स्ट्रिंग पास की जा रही है एक फ्रिक्शनलेस पुली पर से, और वो दोनों मैसेज जो हैं वो वर्टिकली हैं. तो अगर आपको याद हो तो हमने टेंशन एंड एक्सेलरेशन में हमने दो केस स्टडी किए थे. एक केस में हमने कहा था कि दोनों मैसेज जो हैं वो वर्टिकली हैं, और एक केस में हमने ये कहा था कि एक मैस जो है वो वर्टिकल है और एक मैस जो है वो हॉरिजॉन्टल है. तो यहां पर हमें ये चीज क्लियर कर दी है इन्होंने कि हम केस 1 की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों मैसेज जो हैं वो वर्टिकली थे. तो हमें ये बताना है कि उस केस में एक्सेलरेशन क्या था. तो हमने प्रूव किया था उस लेक्चर में दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 into g. Now the next MCQ. Which of the following is the unit of momentum? तो मोमेंटम का यूनिट क्या है? ऑप्शंस आर A न्यूटन मीटर, B किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड C न्यूटन सेकेंड, एंड D न्यूटन पर सेकेंड. सो लेट्स सॉल्व इट ऑन द व्हाइट बोर्ड. सो अब अगर हम मोमेंटम के फॉर्मूला को डिस्कस करें, दैट इज P इज इक्वल्स टू mv. सो P is equals to mv. यहां पर मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. सो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि मोमेंटम का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. बट अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड नहीं है. So, अब अगर हम यहां पर सपोज करें कि न्यूटन विच इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और ये इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो अब अगर मैं दोनों साइड पर सेकंड से मल्टीप्लाई करवाऊं, न्यूटन सेकंड दैट इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और मैंने इधर भी सेकंड से मल्टीप्लाई करवा दिया. So Newton second is equals to kilogram meter second raised to the power -2 और second raised to the power +1. जब बेस सेम है तो पावर ऐड अप हो जाएंगी, तो यहां पर आंसर आएगा s raised to the power -1. So किलोग्राम मीटर पर सेकंड दैट इज इक्वल्स टू न्यूटन सेकंड. तो अब क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं न्यूटन सेकंड. तो अब हमने यहां पर यह देख लिया कि मोमेंटम जो है वो इक्वल हो गया न्यूटन सेकंड के उसका यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड भी है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी है. तो अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है सी, विच इज न्यूटन सेकंड. और जो हमने डिस्कस किया था एक और टॉपिक में विच इज फोर्स एंड द मोमेंटम, जिसमें हमने ये कहा था कि मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम टी. तो फोर्स का यूनिट न्यूटन
और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मोमेंटम का यूनिट हो गया न्यूटन सेकेंड. सो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज सी. नाउ MCQ नंबर 8, व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द ऑप्शंस आर A cart, B earth, C horse and D earth and cart. तो जब एक हॉर्स एक कार्ट को पुल करता है तो वहां पर एक्शन फोर्स जो है वो किस पर एक्ट हो रही है? तो जब हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है तो एक्शन फोर्स एक्ट हो रही है कार्ट पर, और जब वो कार्ट मूव करेगा दैट मीन कि वो एक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा अर्थ पर. सो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एक्शन फोर्स एक्ट हो रही है अर्थ और कार्ट दोनों पर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, विच इज अर्थ एंड कार्ट. नाउ MCQ नंबर 9, which of the following material lowers friction when pushed between metals plate? Options are A water, B fine marble powder and C air and D oil. So इनमें से हम कौन सा मटेरियल यूज करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं when pushed between metal plates, की जब आप उसको metal plates के दरमियान में पुश करते हैं. So as we discussed earlier methods to reduce friction, तो उसमें हमने पढ़ा था कि lubricating materials को यूज करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं. So lubricating material that means oil. So option D is correct कि हम ऑयल को यूज करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं. The next MCQ is rolling friction is dash than sliding friction. Options are A greater, B less, C some, D half. तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ग्रेटर होती है, लेस होती है या फिर हाफ होती है. एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लेक्चर कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है. सो वी कैन से दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज लेस. द नेक्स्ट MCQ, if the mass of moving body in a circle is doubled, then centripetal force will be, options are A doubled, B half, C 4 times, D same. तो अगर एक मूविंग बॉडी का मास हम डबल कर देते हैं और वो मूविंग बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है, तो फिर उस बॉडी की सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? एज वी नो कि एक सर्कल में सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है Fc इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r. तो अगर आप मास को डबल कर दें मींस 2m कर दें, तो अब सिंपली अगर हम यहां से 2 को सेपरेट कर दूं तो बाकी रह जाएगा mv स्क्वायर ओवर r. और mv स्क्वायर ओवर r किसके इक्वल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं mv स्क्वायर ओवर r की जगह पर Fc. सो दैट मींस इट बिकम्स 2Fc. तो मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डबल हो गई. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच इज डबल. द नेक्स्ट MCQ, if a 20 Newton weight of block is suspended with the string vertically, then tension in the string is, options are A 0 Newton, B 20 Newton, C 2 Newton and D 10 Newton. So, उसने कहा कि अगर एक 20 न्यूटन का वेट हम सस्पेंड करते हैं एक स्ट्रिंग के साथ वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फिर उस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी? तो जब भी आप किसी ब्लॉक को किसी स्ट्रिंग के साथ टाई करके हैंग करते हैं, अब उस केस में ना तो ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है और ना ब्लॉक अपवर्ड मूव कर रहा है. दैट मीन्स के फोर्सेस का जो इफेक्ट्स हैं वो कैंसिल आउट हो चुके हैं. किस तरह से? अगर ब्लॉक का वेट 20 न्यूटन है और वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो आप ये जानते हैं कि स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है जिसने उस ब्लॉक को उठाया हुआ है. अब अगर स्ट्रिंग में भी 20 न्यूटन की फोर्स होगी तो तभी वो उस ब्लॉक को इजीली उठा सकती है. तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि उस स्ट्रिंग में 20 न्यूटन की फोर्स होगी. ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज 20 न्यूटन.
Next MCQ. The maximum value of friction is, options are A, kinetic friction, B, rolling friction, C, limiting friction and D, dynamic friction. So maximum value of friction को हम कहते हैं limiting friction. So option C is correct. Now move towards the next MCQ. Sliding friction can be changed into rolling friction by using, options are A, ball bearings, B, roller bearings, C, both A, B and D, none of these. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप इजीली रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर सकते हैं by using ball bearings or by using roller bearings. So we can say that option C is correct, which is both A and B. Now another MCQ. The velocity and acceleration of body moving with uniform speed in a circular path will be. So एक बॉडी जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उस बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस तरह से होगी, यहां पे ऑप्शन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्शन ए इज इन सेम डायरेक्शन, बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड डी इक्वल. सो इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, व्हिच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर. नाउ द लास्ट एमसीक्यू. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऑप्शंस आर ए जाउल, बी मोल, सी न्यूटन एंड डी वॉट. सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू न्यूटन. So option C is correct. Clear? I hope ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.